अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट डिस्कस किया टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर को। स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर में से जितने भी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन थे कितना कितना आपने याद करना है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अपने चैप्टर नंबर 3 को। इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगी और कितना कितना याद करना है ये भी मैं आपको साथ में मेंशन कर दूंगी। जी स्टूडेंट्स, आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ में से कुछ भी याद नहीं करना। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने याद करना है डिफाइन फोर्स। फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से याद करोगे अ कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज टू पुश और पुल दैट स्टार्ट स्टॉप्स और चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अगर आपको फोर्स की डेफिनेशन आएगी तो फिर आप यहाँ तक लिख दोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं फोर्स क्या है। फोर्स स्टूडेंट्स एक पुश या पुल है या फिर जो किसी चीज़ को स्टार्ट या स्टॉप करवाता है या इवन के वो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। हमने स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस लेक्चर में ये समझा कि मैग्नीट्यूड मीन्स कि उसके नंबर्स को, यानी कि अगर वेलोसिटी मूव कर रही है, कोई बॉडी वेलोसिटी है उसकी 30 मीटर पर सेकंड, तो जो फोर्स है वो वेलोसिटी को कम भी कर सकता है और वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है। यानी कि वेलोसिटी आपकी बढ़ भी सकती है, 30 से 35 मीटर पर सेकंड हो जाएगी या 40 और 30 से 25 या 20 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है और आपकी बॉडी की डायरेक्शन को भी वो चेंज कर सकती है। कौन? फोर्स। तो स्टूडेंट्स, फोर्स क्या है? किसी चीज़ को पुश करना, पुल कराना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना या स्टॉप करना या फिर किसी बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या उसके डायरेक्शन को चेंज करना। ये सब किस में आएगा? फोर्स में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चेयर है, आप उस पर फोर्स लगाते हो, आप उसको पुश करते हो तो चेयर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आपने चेयर को पुश किया, आपने चेयर के ऊपर फोर्स लगाई। उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से याद करोगे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन द डोर, जब आप डोर को ओपन करते हो, वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग द फोर्स। व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार, वी पुश अगेंस्ट द सीट एज द कार टर्न्स अराउंड द कॉर्नर। जब कार जो है वो टर्न करती है कॉर्नर से, तो आप जो है वो सीट पे बैठे होते हो तो आप पुश करते हो अगेंस्ट द सीट। यानी कि हम आगे की तरफ जब भी कार जो है वो टर्न लेगी तो हम इधर उधर जो है वो हम थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, तो ये भी क्या है? फोर्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि हाउ फोर्स ट्रांसफर एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट, आ भी सकता है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन, और ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि फोर्स किस तरह से एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। तो आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, फोर्स ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को। फॉर एग्जाम्पल एक मैन है जो व्हील बैरो को, उसने ये देखिए व्हील बैरो है, ऊपर लोड है व्हील बैरो के अंदर, उसको वो पुश करवा रहा है। द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट इट, पहले वो फोर्स लगाएगा कि इसको व्हील बैरो को पहले उठाए, पुश करे, एंड देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट, और फिर वो और एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा ताकि वो इसको मूव करवा सके। ही अप्लाइज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच हैंडल व्हेन टर्निंग द व्हील बैरो अराउंड द कॉर्नर इन ऑर्डर टू कीप इट फ्रॉम टिपिंग ओवर। वो दोनों जो इसके हैंडल हैं उसके ऊपर वो अलग अलग फोर्स लगेगी, डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्स, डिफरेंट जो है वो आप कह सकते हो अमाउंट होगी फोर्स की, इस व्हील बैरो को मूव करवाने के लिए कॉर्नर से जब भी कोई टर्न आएगा, ताकि व्हील बैरो टिल्ट यानी कि उल्ट ना जाए। द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अस और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड मैनी अदर्स। और स्टूडेंट्स वो कहते हैं बहुत सारी फोर्स जो हमारे ऊपर एक्ट करती हैं, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें डाउनवर्ड पुश करती है, डाउनवर्ड खींचती है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारी मदद करती है कि हम ग्राउंड के ऊपर चल सकें, और बहुत सारी अदर फोर्सेस। इस तरह से जो फोर्सेस हैं वो एनर्जी भी ट्रांसफ़र करती हैं किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि ये पर्सन ने अपनी एनर्जी यूज़ की पहले व्हील बैरो को पुश करने के लिए, उठाने के लिए, और फिर इसको मूव करवाने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो फोर्सेस हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। आप स्टूडेंट्स की आपको अलग से भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन और आगे से उसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं आपको आ सकती हैं, और आपको ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको साथ साथ ही बता दिया करूँगी ताकि आपको बाद में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए कि इसमें से लॉन्ग कौन सा है और शॉर्ट कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए नाम से ही शो हो रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ऐसी फोर्स जो आप पे लगेगी जब आप किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि आप उसके साथ कॉन्टैक्ट में होगे तो आपके ऊपर वो फोर्स अप्लाई होगी।
अप्लाइड फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे कि आपने जब दरवाजे को पुल किया या पुश किया तो आपके हैंड दरवाजे के हैंडल के साथ कांटेक्ट में आए हैं, तो उसको हम बोलेंगे ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे स्टूडेंट्स, उसकी पहली एग्जांपल है फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट द सरफेस ऑफ एन अनदर। जब भी कोई चीज़ सरफेस के ऊपर मूव करती है, जैसे आप अपने दोनों हैंड्स को अगेंस्ट रब करते हो स्टूडेंट्स, तो जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। दोनों हैंड्स आपस में टच हुए, आपने उनको अपोजिट साइड पे रब किया, तो उस टाइम पे जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है वो फ्रिक्शन है। तो ये क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ड्रैग फोर्स। अब स्टूडेंट, ड्रैग फोर्स एक रेजिस्टेंट फोर्स है जो किससे कॉज होती है? बाय द मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रू द फ्लूइड। जब भी कोई बॉडी फ्लूइड में से मूव करे तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंट फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। और ये एक्ट करती है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये हमेशा उसके अपोजिट होगी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग फ्लूइड, और जो उसके इर्द गिर्द में जो फ्लूइड होगा। यानी कि जब बॉडी किसी फ्लूइड में से मूव करे उस टाइम पे जो रेजिस्टेंट फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। जी स्टूडेंट, थर्ड है थ्रस्ट। इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन इट। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को पानी के अंदर या लिक्विड में जब हम उसको इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो उस टाइम पे जो फोर्स एक्सर्ट होती है लिक्विड पे, लिक्विड से ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। व्हेन वी ट्राई टू इमेंस एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, जब भी आप किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाने की कोशिश करते हो, वी फील एन अपवर्ड फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको अपवर्ड फोर्स महसूस होती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा लिया, उसको आप उसको फोर्स लगा के ही पानी के अंदर डुबाओगे ना, तो आपको लगेगा कि नीचे से भी कोई फोर्स है जो उसको अपवर्ड मूव करवाती है। तो आपको एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर। दिस फोर्स इंक्रीज एज वी पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इनटू वाटर। और ये फोर्स बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा फोर्स लगा के उसको पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करोगे। अ शिप कैन फ्लोट इन द सी ड्यू टू दिस फोर्स विच बैलेंस द वेट ऑफ द शिप। यही वो फोर्स है जो कि जहाँ बहरी जहाज़ को जो है जब वो फ्लोट करती हैं, शिप जो है वो फ्लोट करते हैं सी के ऊपर, तो यही फोर्स उनको बैलेंस करती है शिप के वेट को पानी के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स। ये वो फोर्स ऑफ रिएक्शन है जो एक्सर्ट होता है बाय द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन इट। यानी कि जब भी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के ऊपर जो है वो ले कर रहा है, सरफेस के ऊपर है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ये फोर्स एक्ट करती है आउटवर्ड और परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, इसको हम कहते हैं सपोर्ट फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स वही है जो बर्ड्स हवा में फ्लाई करते हैं, तो वो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस या अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को हवा में से कोई चीज़ पास होके ज़मीन पे गिरती है, जब भी कोई चीज़ जो है वो पास होती है और वो हवा से पास होके नीचे ज़मीन पे आके गिरती है, तो जो हवा उस पर फोर्स लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रोप व्हेन अ पर्सन और लोड पुल्स इट। यानी कि स्टूडेंट्स ये वो फोर्स है जो रस्सी के ऊपर लगती है जब कोई पर्सन उसको खींचता है रस्सी को, या फिर कोई लोड जो है हम किसी लोड के थ्रू जो है वो यानी कि हम किसी रस्सी के थ्रू जब लोड को खींचते हैं तो रोप के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इलास्टिक फोर्स। ये स्टूडेंट्स आपको पता है इलास्टिक फोर्स वही है जब भी आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो स्टूडेंट्स, तो वो एक मैक्सिमम हद तक स्ट्रेच होकर दोबारा जब अपनी पोजीशन को रीस्टोर करता है रबर बैंड, तो उसके अंदर जो फोर्स स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। स्टूडेंट्स ये वो फोर्स है दैट ब्रिंग सर्टेन मटेरियल बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म। डिफॉर्म मीन कि जब आप उनकी शेप को दोबारा से आप उसको छोड़ोगे, दोबारा से आप उसको उसके असल फॉर्म में लाने के लिए जैसे आपने रबर बैंड को खींचा तो उसकी शेप चेंज हो गई, डिफॉर्म हो गई, लेकिन जैसे इसको आप छोड़ोगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप या पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो वो किस फोर्स से आया? इलास्टिक फोर्स की वजह से। उसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स रबर बैंड है, स्प्रिंग्स हैं एंड ट्रेम्पोलिन है। आप इसमें से दो एग्जांपल याद कर लीजिएगा, रबर बैंड्स एंड स्प्रिंग्स, ताकि आपको आसानी से एग्जाम्पल पेपर में याद भी रह सकें। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 7 फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, ये 7 की 7 किसकी एग्जाम्पल में आती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। इसमें आपकी जो बॉडी है वो कॉन्टैक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जिसके ऊपर वो फोर्स लग रही है, वो बॉडी उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट उसके साथ कॉन्टैक्ट में है। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को। अब नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। डेफिनेशन देख लीजिए, अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स
विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स लगेगी वो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे। द नॉन कांटेक्ट फोर्स कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, नॉन कांटेक्ट फोर्स हमेशा एक डिस्टेंस से एक्ट करती हैं, ये आपस में जो है वो दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं होते। डेट इज़ वाई इनको हम समटाइम्स कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस, क्योंकि ये हमेशा नॉन कांटेक्ट फोर्स वर्क करती हैं किसी फासले से, थोड़ा फासला होगा। इसमें स्टूडेंट्स पहली एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ये देखिए आपको ट्री नज़र आ रहा है, ट्री पे एप्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स जो है वो सेब को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन एप्पल, और हम कहते हैं कि वो अर्थ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स अब देखिए सेब जो है वो अर्थ के साथ तो कांटेक्ट में नहीं है कि इसके ऊपर वो फोर्स लग सके, लेकिन फिर भी ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है, और जब भी कोई भी सेब जो है वो टूट के गिरेगा तो वो हमेशा आके ज़मीन के ऊपर गिरेगा। तो जी स्टूडेंट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी आप किसी चीज़ को अपवर्ड थ्रो करते हो, फेंकते हो, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ज़मीन की जो कि उसको दोबारा ज़मीन पे लेके आती है। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एग्जिस्ट करती है अमंग ऑल द बॉडीज़, उन सब बॉडीज़ में जिनका मैस है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है विच इज़ गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने जो है वो गिवन किया था। इसका फार्मूला है F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इसमें m1 और m2 दो मैसेज हैं और इसमें डिस्टेंस है, और G इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। जी स्टूडेंट्स इसको आपने याद यहाँ तक करना है, जो आपको वैल्यू स्क्रीन पे शो हो रही है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 nm स्क्वायर kg-2, यहाँ तक आपने लिख के उसके बाद आपने दो एग्जाम्पल आपकी बुक में है, आप दोनों में से एक एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो। पहली है द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन फिक्स्ड ऑर्बिट, और सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। आप इन दोनों में से कोई सी भी एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट डेफिनेशन है डिफाइन ग्रेविटी, यहाँ से याद करनी है एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन द सर्फेस exert a downward force is called its weight due to attraction. Attractive force of the earth is known as gravity। वो कहते हैं कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस पे पड़ा है उसको कोई ना कोई एक फोर्स है जो कि इसको डाउनवर्ड इस पे फोर्स लगाती है और उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं वो क्या है, ग्रेविटी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि उसको डाउनवर्ड पुल करती है। इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। लेकिन अगर आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करोगे तो आप यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिखना है और एग्जांपल दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा, और ग्रेविटी की डेफिनेशन उसमें आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अलग से आएगी तो उसके लिए फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी स्टूडेंट्स ये भी आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप समझ के याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। जी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए क्या है, ये वो फोर्स है जो कि दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होती है, जिससे दो चीज़ें आपस में, दो ऑब्जेक्ट आपस में दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं। अगर तो अपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सिमिलर यानी कि लाइक चार्जेस होंगे तो वो दो चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल लिखोगे लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट जो है, लॉन्ग रेंज मीन्स कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है और एक ऑब्जेक्ट इधर है, तो अगर वो दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज नहीं होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, सिमिलर चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। आपको नाम से ही शो हो गया होगा, मैग्नेटिक मीन्स के जब दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कि दो मैग्नेटिक मटीरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये भी स्टूडेंट्स देखिए इसमें भी दो मैग्नेट आपस में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते हैं, जो जिस दो ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो आपस में एक कांटेक्ट में नहीं होंगे। अगर आप एक साइड पे रखो मैग्नेट को और यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आप रखो आयरन की पिन्स को, तो आप देखोगे कि वो उसको अट्रैक्ट कर लेंगी, अगर तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में होगा। अब स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड वो होती है कि जिस फील्ड के अंदर एक मैग्नेट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी फोर्स लगा सकता है, उसको हम बोलते हैं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप उस फील्ड से बाहर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को तो फिर तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो उस फील्ड के अंदर वो चीज़ होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। पिन्स जो हैं वो मैग्नेट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होती। बुक से पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अदर मैग्नेट।
एंड मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन है, निकल है एंड कोबाल्ट है। यहाँ तक आपने याद करना है। इसके बाद आप यहाँ से लिखोगे आयरन पिन्स अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी। इसको आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर। आप दोनों मैग्नेट्स के पोल्स को अपने ऑब्जेक्ट के पास लेके आओगे। अगर तो उसने अट्रैक्ट कर लिया तो वो उसका अट्रैक्टिव पोल होगा, और उसने अट्रैक्ट नहीं किया तो वो उसका नॉन अट्रैक्टिव पोल होगा। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, जैसे कि लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स हैं यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने याद कर लेना है। इसके बाद ये आपने नहीं करना स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि इसमें डेफिनेशन नहीं है, बस लिखा हुआ है देयर आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। या फिर अगर आपने याद करना है तो बस आप यहाँ तक याद कीजिएगा देयर आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बस यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हेडिंग दे लीजिएगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, बस यहाँ तक आपने लिखना है पार्टिकल्स तक। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिसमें हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। जी स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं, हमने अभी ये देखे डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल के साथ, तो आप ये इसमें ये सारा जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी वही फोर्स है जो हमने डिस्कस की कि ये वो फोर्स है डेट काज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, वही जो हमने आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है, अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो कि काज करती है दो बॉडीज, दो चार्ज पार्टिकल्स या दो चार्ज बॉडीज में इंटरेक्शन का। फिर आप यहाँ से याद करोगे दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, द एरियाज इन विच दीज फोर्सेस एक्ट, वो जो मैंने आपको पहले समझाया स्टूडेंट्स कि वो एरिया जिसके अंदर ये फोर्स एग्जर्ट होती हैं, ये फोर्स एक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं। इसके बाद आप लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर हैं देन द ग्रेविटेशनल और वीकर हैं देन द न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ तक जस्ट आपने याद करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट्स वही फोर्स है जो एटम्स को, एटम के न्यूक्लियाई को आपस में बाइंड करके रखती है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है जो कि एक न्यूक्लियाई में इट होल्ड्स एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो फोर्स जो इनको बाइंड करके रखती है एटम के न्यूक्लियाई में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पार्शियली चार्ज प्रोटॉन, जो कि ओवरकम करती है जो अब स्टूडेंट्स जब प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन में दोनों पे पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज होगा, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये ना होकर रिपेल करके वो न्यूक्लियस से बाहर चले जाएं, तो ये वो फोर्स है जो कि ओवरकम करती है उनके रिपल्सिव फोर्सेस को और उनको न्यूक्लियस में ही होल्ड करके रखती है। और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है और इसका ऑर्डर है 10⁻⁻14 मीटर, जो हम केमिस्ट्री में जब डिस्कस करते हैं कि एटम का साइज जितना बड़ा होता है उतनी ही जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी। तो यही वो बता रही है कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसका ऑर्डर है 10⁻⁻14, यानी कि जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी जो न्यूक्लियर की फोर्स है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो उतना ही कम होता जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेकडाउन करवाने में, न्यूक्लियस को तोड़ने फोड़ने में। फॉर एग्जाम्पल जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है एग्जीक्यूट करती है बीटा डीके को, बीटा डीके ऑफ अ न्यूट्रॉन इन विच द न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन, यानी कि बीटा डीके में जो क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है वो ट्रांसफर होता है इनटू प्रोटॉन में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट यहाँ से करोगे इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम्स अकर, यानी कि एटम का रेडियोएक्टिव डीके मीन्स कि एटम में से रेडिएशन जो है वो निकलती हैं और एटम्स क्या करते हैं, उनका डीके होता है और वो एक स्टेबल दूसरे किसी एटम में चेंज हो जाते हैं, दूसरे किसी एलिमेंट में। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लिखोगे कि ये भी क्या है स्टूडेंट्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी क्या है स्टूडेंट्स की, एक ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स है बट वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीकर है और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका ऑर्डर है 10⁻⁻17 मीटर। ये आपको MCQs में आ सकता है, इसकी भी आपने वैल्यू अच्छे से याद करनी है और जो हमने पीछे स्टूडेंट्स डिस्कस की है उसकी भी वैल्यू आपने याद करनी है अच्छे से। ये इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसकी है 10⁻⁻14, इसकी है 10⁻⁻17 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये लाइन आप याद कर लीजिएगा जस्ट फॉर MCQ। इन दिस प्रोसेस, किस प्रोसेस में, बीटा डीके में, अल्फा बीटा पार्टिकल
अब बीटा यानी कि इस प्रोसेस में एक बीटा पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये अल्फा बीटा नहीं सॉरी ये है आ बीटा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि अनचार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एंटी न्यूट्रिनो या फिर नन, तो आप इस पर टिक करोगे एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीटा डिके में जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि इन बीटा डिके में क्या होगा, आपके पास इस प्रोसेस में एक बीटा पार्टिकल बनता है यानी कि इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड। इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट जो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ शो हो रहा है इसमें से आपने याद कुछ भी नहीं करना, इसमें से स्टूडेंट्स आपने याद कुछ नहीं करना। एमसीक्यूज के लिए इसको रीड कर लीजिएगा। अ पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम along with the Sheldon Glashow and Steven Weinberg were awarded in 1979 Nobel Prize in Physics for their contributions to the unification of the weak nuclear force and electromagnetic forces as electroweak forces। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको बता रहे हैं कि एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम और एक शेल्डन ग्लासहाउ, इसको स्टूडेंट्स आप ग्लासहाउ भी जो है प्रोनाउंस कर सकते हो, ग्लासहाउ भी जो है वो करेक्ट होगा। एंड स्टीवन वैनबर्ग को अवार्ड मिला था 1979 में नोबेल प्राइज़ का, किसमें, फिजिक्स में। ये आप जस्ट इसको एमसीक्यूज के लिए जो है वो याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक 3.3 है फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। स्टूडेंट्स जितना जितना मैंने मार्क किया है आपने उतना उतना याद करना है। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कौन सी हो सकती हैं, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, नॉर्मल फोर्स, ड्रैग, टेंशन इन द स्ट्रिंग और अ ह्यूमन फोर्स ड्यू टू पुशिंग और पुलिंग। अब वो कहते हैं सपोज करें एक बुक को आप पुश करते हो ओवर द सरफेस ऑफ टेबल टॉप, आपने टेबल टॉप के ऊपर एक बुक को आपने क्या किया, पुश किया। इसके बाद यहाँ से आपने याद करना शुरू करना है फ्री बॉडी डायग्राम को हम क्यों यूज़ करते हैं, शो करवाने के लिए रिलेटिव मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। इन अदर वर्ड्स अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ स्पेशल एग्जांपल ऑफ वेक्टर डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने याद करना है। नेक्स्ट आपने करना है द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स एंड द फोर्स एरो आर ड्रॉन आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, वो आपको बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम रिप्रेजेंट किया है हमने बॉक्स से, और जो एरोस हैं आउटवर्ड की तरफ वो क्या है, फोर्सेस की डायरेक्शन है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी, अप्लाइड फोर्स जो है इस ऐसे परपेंडिकुलर होगी, फ्रिक्शन, और जो डाउनवर्ड एक्ट करेगी वो क्या है, वेट यानी कि ग्रेविटी है। द लेंथ ऑफ द फोर्स एरो लाइन रिफ्लेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो स्टूडेंट्स आपको लाइन नजर आ रही हैं, ये जो लाइंस हैं कि एरो की लेंथ कितनी है वो आपको बताती हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि नंबर ऑफ फोर्स कह लो कि फोर्स की अमाउंट कितनी है। हमने जब वेक्टर और स्केलर को डिस्कस किया तब हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या फ़र्क है, कि मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ ये बताते हैं कि इसमें जो फोर्स है उसके नंबर क्या है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। तो आपको जो लाइन्स हैं ये बताती हैं कि फोर्स कितनी अप्लाई होगी, और जो एरो हेड है वो इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है। ईच फोर्स इज लेबल टू इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फोर्स। इस लाइन को आप स्किप भी कर सकते हो, बस आप यहाँ तक याद कर लीजिएगा, डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। वैसे आपको देख के लगेगा कि ये बहुत जो है वो रफ सा टॉपिक है और बहुत आपको पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको समझ के याद करोगे, फर्स्ट में पैराग्राफ में जस्ट ये बताया गया है कि फोर्स कौन कौन सी एक्ट करती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, सेकंड पे एग्जांपल है कि एक बुक को आपने पुश किया टेबल के ऊपर, थर्ड में बताया गया है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम को इस्तेमाल क्यों करते हैं, फोर्स का जो फोर्स पर लग रही हैं उसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, और फोर्थ वाले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि इसमें जो एरो है वो आपको क्या बताता है, एरो की जो लेंथ है वो जो लाइन की लेंथ है वो बताती है आपको कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, और एरो आपको बताता है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। जस्ट आपको ये जो 4 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, 4 पैराग्राफ, इसमें जस्ट आपको यही बताया गया है। पहले में एग्जांपल हैं कि फोर्स कौन कौन सी लग सकती हैं किसी बॉडी के ऊपर, उसके बाद आपको एग्जांपल दी गई है बुक की, इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम हम यूज़ क्यों करते हैं, और इसके बाद फोर्थ वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं और उनकी मैग्नीट्यूड कौन बताता है, और एरो है एरो लाइन में, और उसके बाद जो एरो है वो क्या बताता है, और जो लाइंस हैं एरो की वो आपको क्या बताती हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे से फर्दर इस चैप्टर के जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उनको भी इस तरह से डिटेल टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, सेकंड लॉ को, न्यूटन के थर्ड लॉ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उनको भी इस तरह से डेली हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट जितने भी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई एमसीक्यू है, मैं आपको साथ साथ मार्क करवाती हूँ। आप भी अपनी बुक पे सेम ऐसे ही मार्क कर लीजिए ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक बुक में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टूडेंट्स बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस करते हैं, उनका मैं टेस्ट भी लेती हूँ, वहाँ पे उनके साथ टेस्ट भी शेयर करती हूँ ताकि उनकी तैयारी जो है वो साथ साथ अच्छी हो सके। इसके अलावा अगर उनको कोई नोट्स चाहिए, मैं उनको नोट्स भी शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।